नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो सेशन के माध्यम से हम लोग इंडियन पॉलिटी को एमसीक्यू के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। यह एक नया सेगमेंट शुरू किया जा रहा है जिसमें पूरे इंडियन पॉलिटी को एमसीक्यू के माध्यम से हम लोग समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह पहला वीडियो। इस वीडियो में हम लोग भारत के संविधान निर्माण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा करेंगे। 1773 से 1858 तक के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यानी कि वहीं वो कानून व्यवस्था जो कंपनी भारत में शासन व्यवस्था चलाने के लिए, या यूँ कहें कंपनी अपने व्यापार को भारत में संचालित करने के लिए जो नियम कानून बनाती है, उसी नियम कानून की हम लोग चर्चा करेंगे एमसीक्यू के माध्यम से। होता यह है कि जब ब्रिटेन में 1600 ईस्वी में ब्रिटेन में एक ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है और यही ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आती है। इस समय 1600 ईस्वी में जब ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, उस समय भारत में अकबर का शासन था। ये ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आती है। उस समय ब्रिटेन में महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर के द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त होता है। 1764 में बक्सर में एक युद्ध होता है जिसमें बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, इन तीनों की संयुक्त सेना ईस्ट इंडिया कंपनी से इनमें युद्ध होता है और अंग्रेजों की विजय होती है। और इस युद्ध के बाद से जो मुगल शासक था दिल्ली में, जो वर्तमान समय में मुगल शासक था शाह आलम द्वितीय, उसने 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी प्राप्त हो जाता है। शाह आलम द्वितीय के फरमान के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी प्राप्त हो जाता है। 1857 में सिपाही विद्रोह होता है और अंग्रेजों के विरोध में बहुत सारे विद्रोह होते हैं और अंततः 47 में भारत को आज़ादी मिल जाती है। और उसके बाद से भारत के शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए संविधान का निर्माण किया जाता है। लेकिन जब भारत गुलाम था, भारत में कंपनी का शासन था, उस समय सबसे पहले 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है जो कंपनी के शासन को, कंपनी की विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, कंपनी अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी के विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट लाया जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग 1773 से 1858 तक जो संवैधानिक विकास होता है भारत में, अंग्रेजों के द्वारा जो संवैधानिक विकास किया जाता है, उसी के आधार पर कुछ एमसीक्यू बनाए गए हैं। आइए देखते हैं इन एमसीक्यू या अर्थात इन प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित करने के लिए और उसे नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा पहला कदम उठाया गया। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनैतिक कार्यों को मान्यता मिल गई। पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनैतिक कार्यों को मान्यता मिली इसी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा एक केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत कथन का चयन करना है। पहला कथन है, पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनैतिक कार्यों को मान्यता मिली। सही है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा ही पहली बार कंपनी के, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक कार्य और राजनैतिक कार्यों को मान्यता मिली थी। दूसरा ऑप्शन है, भारत में एक केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी थी। ये भी सही है, भारत में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। सी नंबर ऑप्शन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने के लिए
ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये तीनों ऑप्शन सही है, तीनों ऑप्शन सही है। डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। ये क्वेश्चन यहाँ सत्य असत्य चुनना था, ये असत्य नहीं होगा। इस कथन में सत्य चुनना था, इस क्वेश्चन में सत्य चुनना है। अगर क्वेश्चन में सत्य चुनना होता है तो ये उपरोक्त सभी सही होगा। यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिल गई थी। भारत में एक केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी थी तथा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। क्या? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का एक नया पद सृजन किया गया और इसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बना। इसके द्वारा मद्रास एवं बंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर जनरल एक दूसरे से अलग अलग होते थे। यानी कि बंगाल, बंबई और मद्रास के गवर्नर अलग अलग होते थे, लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और इस बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन मद्रास और बंबई के गवर्नर को कर दिया गया। यानी कि बंगाल के गवर्नर जनरल का पद एक बड़ा पद हो गया। इसी अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक न्यायाधीश और 3 मुख्य न्यायाधीश बनाए गए। इसी 1774 में स्थापित कलकत्ता में जो उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, इसके पहले मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे बने थे। एलिजा इम्पे ये 1774 में कलकत्ता में जो उच्चतम न्यायालय का स्थापना किया गया था उसके पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे। इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश सरकार कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण करने लगी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब होता है कंपनी के कार्यों के लिए एक गवर्निंग बॉडी की स्थापना की गई, जिसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहा गया। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को भारत के राजस्व, नागरिक और सैन्य जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। और यह हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। इसी के तहत कंपनी के निदेशक को 5 साल के लिए चुना गया। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का चुनाव होना था, इसका 5 साल के लिए चुनाव किया गया और हर साल 1/4 सदस्य सेवानिवृत्त होते थे और इनकी दोबारा नियुक्ति नहीं होती थी। तो क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। तो पहला कथन है, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। सही है, क्योंकि बंगाल का गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता से एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। यही 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद, जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहा गया, अर्थात कंपनी की गवर्निंग बॉडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहा गया। और इस कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था 4 सदस्यीय, इसमें इनकी नियुक्ति 5 साल के लिए होती थी और इनमें से 1/4 सदस्य अर्थात 1 सदस्य को प्रत्येक साल सेवानिवृत्ति दी जाती थी और इन सेवानिवृत्त सदस्य की दोबारा नियुक्ति नहीं होती थी। तो ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर सी है, बंगाल और मद्रास के गवर्नर बंबई के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। ये ऑप्शन सी नंबर ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि बंगाल और मद्रास के गवर्नर बंबई के गवर्नर के अधीन नहीं हुए थे, बल्कि मद्रास और बंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। नेक्स्ट है, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी 1774 में और इसके पहले इस उच्चतम न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे। अतः इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके अंतर्गत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीय लोगों से रिश्वत या उपहार लेना प्रतिबंधित कर दिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीय लोगों से रिश्वत लेना या उपहार लेना प्रतिबंधित कर दिया गया था। इसके साथ ही कंपनी के लाभांश को 6% तक सीमित कर दिया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने को प्रतिबंधित किया गया था, भारतीय लोगों से रिश्वत लेना प्रतिबंधित किया गया था और भारतीय लोगों से उपहार लेना भी प्रतिबंधित किया गया था। साथ ही कंपनी के लाभांश को 6% तक सीमित कर दिया गया। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है? किस अधिनियम को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, संशोधन अधिनियम 1781 और चार्टर एक्ट 1873। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संशोधन अधिनियम 1781। संशोधन अधिनियम 1781 को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से इसलिए जाना जाता है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए एक संशोधन अधिनियम 1781 में पारित किया गया था, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की विशेषता निम्न में से कौन नहीं है? तो आइए देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की क्या क्या विशेषताएं थे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया 1781 में और फिर इसके बाद से पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया, जिसके तहत पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत कंपनी के राजनैतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक किया गया, या अर्थात कि अलग अलग कर दिया गया। इसलिए यह पहला ऑप्शन सही है। दूसरा, इसने निदेशक मंडल को पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति दी गई, लेकिन राजनैतिक मामलों के प्रबंधन के लिए एक नियंत्रण बोर्ड अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से एक नया संस्था का गठन किया गया। इस प्रकार द्वैत शासन की व्यवस्था का शुभारंभ हो जाता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा द्वैत शासन व्यवस्था का शुभारंभ हो जाता है, इसलिए दूसरा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया, ऑप्शन नंबर बी सही है। और द्वैत शासन व्यवस्था भी प्रारंभ हो गया, ऑप्शन नंबर सी भी सही है। अब नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति दी गई कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य सरकार और राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण और नियंत्रण करे। डी नंबर ऑप्शन है, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया, ये ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना था चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया था, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? सही उत्तर चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन नंबर ए। इसके पहले वाले क्वेश्चन में ही हम लोग देखे हैं कि 1833 चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण हो गया। और विलियम बेंटिक जो था उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था। विलियम बेंटिक बंगाल का गवर्नर जनरल था, जिसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1833 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और कूट का प्रयोग कर सत्य कथन का चयन करें। आइए देखते हैं कि कौन सा कथन दिया गया है।
ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक निकाय के रूप में गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया था। ये सही है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। दूसरा है, इसे विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बना दिया गया। चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा कंपनी को विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बना दिया गया। ये ऑप्शन भी सही है। तीसरा ऑप्शन है, भारत के गवर्नर जनरल में सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित हो गई। ये भी ऑप्शन सही है। चौथा ऑप्शन है, ब्रिटिश भारत के केंद्रीयकरण की दिशा में यह निर्णायक अधिनियम था। ब्रिटिश भारत के केंद्रीयकरण की दिशा में यह निर्णायक अधिनियम था। कौन? चार्टर एक्ट 1833। इसलिए ये चौथा ऑप्शन भी सही है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा सभी 1, 2, 3, 4 सभी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1853 से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सत्य है? यानी कि चार्टर एक्ट 1853 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम था। कौन सा? चार्टर एक्ट 1853। संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम था, जिसकी विशेषताएं थीं कि इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए, जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। दूसरे शब्दों में, इसने गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया, जिसे भारतीय विधान परिषद कहा गया। परिषद की इस शाखा ने छोटी संसद की तरह कार्य किया। इसमें वही प्रक्रिया अपनाई जाती थी जो ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती थी। इस प्रकार विधायिका को पहली बार सरकार के विशेष कार्य के रूप में जाना गया, जिसके लिए विशेष मशीनरी और प्रक्रिया की जरूरत थी। अर्थात यह जो पहला ऑप्शन है, पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्य अलग अलग कर दिए गए। दूसरा है, परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए, जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। इसलिए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम से सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था की गई? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा। चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया। इसी के तहत 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। अर्थात गवर्नर जनरल की परिषद में, जिसमें 6 सदस्य थे, जिनका चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया गया। यानी कि इन 6 में से 4 सदस्यों का चुनाव बंगाल, मद्रास और बम्बई और आगरा की स्थानीय सरकारों के द्वारा किया गया। और इसी अधिनियम के द्वारा अर्थात चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था प्रारंभ की गई। इसने कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दे दिया। लेकिन पूर्व अधिनियमों के विपरीत इसमें किसी निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया था। इससे स्पष्ट था कि संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया और गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग संवैधानिक विकास के तहत 1858 से 1947 तक के संवैधानिक विकास की चर्चा करेंगे और उससे संबंधित MCQ की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।